तो अच्छा, कल हमने क्या क्या किया था? कल एक वो डायग्राम बनाया था हम लोगों ने। तो कौन आज नया कौन है? 2 3 ओके, आप कल आए थे। तो आप बताओ कि कल हमने क्या पढ़ा था? कल सर कमर्शियल फिल्म मेकिंग का था कंप्लीट टॉपिक। अच्छा, किस हिसाब से होती है। फिर हमने डायग्राम देखा था जिसमें कौन आता है, जैसे डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, चीफ डायरेक्टर के बाद असिस्टेंट के बारे में कौन कौन असिस्टेंट होते हैं किस विभाग के, जैसे आर्ट डायरेक्शन में, कास्टिंग में, प्रोस्थेटिक्स एंड विग्स में, बीएफएक्स में, सॉन्ग्स में, फिर रनर असिस्टेंट। और फिर हमने कुछ फिल्म लैंग्वेज के बारे में भी देखा था जिसमें प्रेजेंटर किसको बोलते हैं, जैसे बायर्स होता है, प्रोडक्शन मेकर्स कौन होते हैं, कॉन्सेप्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में देखा था, एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन और लाइन प्रोड्यूसर। तो बताएं क्या डिफरेंस होता है? एसोसिएट प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वो होता है जो शूटिंग लोकेशन पे मौजूद हो, और लाइन प्रोड्यूसर वो होता है जो उसी लोकल एरिया का हो, वो किसी भी तरह की मतलब हेल्प करता है, जैसे किसी भी काम को। ओके, और एसोसिएट प्रोड्यूसर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से बड़ा होता है ये। ओके। और प्री प्रोडक्शन वर्क में हम देख रहे थे कॉन्सेप्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, स्टोरी कोडिंग इसमें शामिल होती है। ओके। और उसके बाद हमने क्रेडिट्स देखे थे, बाहुबली के थे सारे, जो प्री प्रोडक्शन में आते हैं, ओपनिंग क्रेडिट्स। तो कल मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताई थी वो ये है कि कमर्शियल फिल्म मेकिंग और जो मेकिंग हम करते हैं, जो फिल्म मेकिंग हम करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो कमर्शियल फिल्म मेकिंग का मतलब होता है कि जब हम 100 रुपये लगाएंगे तो उसका हमें रिटर्न में 120 मिलेगा, तो उसको कमर्शियल फिल्म मेकिंग कहते हैं। और हम जब कमर्शियल फिल्म मेकिंग में जाते हैं तो उसके प्रेशर अलग होते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, उसके स्ट्रेस अलग होते हैं, क्योंकि उसमें हर दिन जो है 10 से 20 लाख का शूट हो रहा होता है। तो उसमें जो आपको काम करना होता है वो काम करने का तरीका बहुत अलग होता है जो हम जनरली करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मान लो कि डायरेक्टर ने बोला, सपोज करते हैं, पेन, अरे पेन दो यार। तो वहाँ पर क्या है, मैं खड़ा हूँ, मैंने सुन लिया कि अब डायरेक्टर वहाँ बैठा हुआ है और उसने बोला पेन, तो मैं इसे पेन निकाल के पहले तो पेन ढूंढूंगा, अगर मेरे पास है तो मैं जाके दे सकता हूँ, और अगर मैं ढूंढूंगा तो फिर जाके दूंगा उसको, तब तक पता चला पेन मिल गया उसको। तो इसका मतलब ये है कि आप ढीले हो आप। उसने मांगा पेन और आपने पेन दे दिया, जाके ऐसे आपने पेन दे दिया उसको। उसका रीज़न क्या है कि एक आदमी एक काम को 30 सेकंड में कर रहा है, एक आदमी उस काम को 10 सेकंड में कर रहा है। तो जो 10 सेकंड वाला है उसको स्पॉट कर लेते हैं कि यार ये बंदा काम का है। ये नहीं पता कि वो डायरेक्टर बनेगा नहीं बनेगा, उसके अंदर क्या स्किल है, लेकिन वो आदमी फास्ट काम करता है। तो होता है क्या है कि जो जनरली हम फिल्म मेकिंग करते हैं उसमें तो हम आराम से बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं चीज़ों को, लेकिन जब कमर्शियल फिल्म मेकिंग की बात आती है तो हर एक सेकंड इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक आपने टाइम सेव नहीं किया तो ऐसे केस में आपको शायद हो सकता है नेक्स्ट फिल्म में रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। तो बहुत ही ऐसी जैसे होती है ना, मजदूरी टाइप का काम होता है, लेबर जैसा काम होता है। आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग के 1-2 प्रोजेक्ट में ये शो करना होता है कि आप इम्पॉर्टेंट हो
और आपके बिना काम नहीं चलेगा। वो एहसास, वो फीलिंग अगर डायरेक्टर को आ जाए तो डायरेक्टर आपको दूसरी फिल्म में रख लेगा। तो सबसे पहले हमें टाइम सेव करना है, क्योंकि उसमें होता क्या है, एक तो भीड़ बहुत होती है। जब हम शूटिंग करते हैं 250-300 लोग फैले हुए होते हैं, आर्ट डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, उसके बाद कॉस्ट्यूम वाला भाग रहा है लेफ़्ट राइट, क्योंकि जब आप सेट्स पे जाएंगे या गए होंगे तो सेट्स का भी लेवल होता है। तो अगर मान लो एक मीडियम लेवल की बात करूँ तो 100 लोग हो जाते हैं, नाना करते करते 100 से 150 लोग हो जाते हैं। अगर थोड़े से ऊपर वाले लेवल पे जाएँ तो 200 लोग हो जाते हैं। और जिस दिन गाना शूट हो रहा होता है उस दिन 500 लोग हो जाते हैं, क्योंकि डांसर्स भी होते हैं, फिर उनका मेकअप्स भी होते हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स भी होते हैं, फिर इतनी क्रू बढ़ जाता है उसके अंदर। एक्शन हो रहा हो तो फिर भी उसमें बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जनरली जो हम फिल्म मेकिंग करते हैं उसमें हम टाइम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, लेकिन जब कमर्शियल सेट पे होते हैं तो वहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक बार क्या हुआ, मैं एक फिल्म कर रहा था 7 खून माफ़, तो उसमें क्या हुआ कि विशाल जी को स्क्रिप्ट चाहिए थी। तो उनको स्क्रिप्ट नहीं चाहिए थी, उनको एक पेज चाहिए था जिसमें इरफान खान का डायलॉग लिखा हुआ था। तो मेरे साथ ही बैठे हुए थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला, अरे वो लाइंस कहाँ है यार, लाइंस तो मेरे को। तो तब तक क्या हुआ, जो स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र था, स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र का मतलब होता है जो बाउंड स्क्रिप्ट कैरी करके ये नोटिस कर रहा होता है कि क्या क्या शूट हो गया और क्या क्या बचा हुआ, उसको स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र कहते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी। तो वो थोड़ा दूर था, तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी स्क्रिप्ट में से पेज ही फाड़ लिया और दे दिया उनको दे दिया, क्योंकि वो स्क्रिप्ट मेरे को भी चाहिए थी, लेकिन वो पेज मेरे को नहीं चाहिए था, वो पेज मेरे सर को ज़्यादा चाहिए। मैंने फाड़ा और इमीडिएटली दिया और मैं निकल गया अपने काम पे। वो पेज वो सारा दिन कैरी करके उसी में ही चलते रहे वो, फिर उन्होंने उसी में ही कुछ कर दिया, अरे ये ऐसे 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 करके। अब वो पेज हम ढूंढ रहे हैं कि वो पेज वो कहीं रख कर आ गए, जिसमें उन्होंने अपने कुछ शॉर्ट वॉट डिज़ाइन कर रखे थे। वो कह रहे हैं यार वो जो परम ने पेज दिया था वो कहाँ है, वो पेज ढूंढो। अब वो पेज ढूंढ रहे हैं हम, फिर वो पेज चलो हमें मिल गया। लेकिन उस मोमेंट पे विशाल जी को ये लगा कि अरे यार मैंने बोला पेज, मैंने बोला लाइंस और लाइंस आ गई मेरे सामने। अब अगर मैं उस वक्त ये सोचता यार अरे स्क्रिप्ट कहाँ है, स्क्रिप्ट कहाँ है, या अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट उनको दे देता तो फिर मैं हैंडीकैप हो जाता, क्योंकि मुझे भी स्क्रिप्ट चाहिए थी, मुझे आगे का शॉट अरेंज करना था। तो ऐसी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, वो हम तब जनरेट कर पाते हैं जब हम कंपैशनेटली काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर। तो एक तो जो कमर्शियल फिल्म मेकिंग है उसमें काम बहुत फास्ट करना होता है, वहाँ पर आपको एकदम 1 मिलीसेकंड में डिसीजन लेना होता है। उस मोमेंट पे जब डायरेक्टर आपके सामने खड़ा है या आर्टिस्ट आपको कुछ कह रहा है, आर्टिस्ट पूछ रहा है, अरे मान लो आर्टिस्ट ने कुछ कंटिन्यूटी का क्वेश्चन ही पूछ लिया, तो वो आंसर आप ढूंढ के लाके उसको दे दें इमीडिएटली कि ये है। तो इस तरह का जो ट्रबल शूटिंग का टाइम होता है बहुत कम होता है, कमर्शियल फिल्म मेकिंग में बहुत कम टाइम मिलता है। तो ये एक हमने जो है लास्ट टाइम ये चार्ट पढ़ा था, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी कि अगर आप कॉस्ट्यूम एडी हो, जैसे मैंने उसमें एक बनाया था, डायरेक्टर के बाद एसोसिएट डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर एसोसिएट के बाद फिर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर आता है, चीफ के बाद फिर असिस्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलता चला जाता है। तो कभी कभी फिल्म में 12 असिस्टेंट भी होते हैं, लेकिन सबके अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे असिस्टेंट 1 कॉस्ट्यूम अगर देख रहा है, तो जो कॉस्ट्यूम एडी है, कॉस्ट्यूम एडी जो है वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के असिस्टेंट से कोऑर्डिनेट कर रहा है। देख रहे हैं, कॉस्ट्यूम एडी एंड असिस्टेंट, आर्ट एडी आर्ट डिपार्टमेंट असिस्टेंट, कास्टिंग एडी कास्टिंग डायरेक्टर का असिस्टेंट, असिस्टेंट टू असिस्टेंट कम्युनिकेशन चलता है, एचओडी टू एचओडी नहीं चलता। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है, कहना है, समझना है, डाउट है, आप उस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट को फ़ोन करके पूछते हो, डायरेक्टली कॉल नहीं करना प्रोडक्शन डिज़ाइनर को, या डायरेक्टली कॉल नहीं करना आर्ट डिपार्टमेंट को, क्योंकि हो सकता है उसका असिस्टेंट ही आपकी डाउट्स को, क्वेरीज को दूर कर देगा। तो ये प्रोटोकॉल्स भी आपको समझने पड़ते हैं। अभी देखो हमने ये फिल्म है देवडी, तो इसमें अब आप देखो कि हमने कल तो किया था, कल हमने ओपनिंग क्रेडिट्स किए थे। अब हम एक बार देखते हैं एंड क्रेडिट्स में कौन आ जाता है। कभी देखा है एंड क्रेडिट्स जाते हैं जब, तो उसमें देखो अभी कौन कौन है।
तो ये सबसे पहले हमारा वो आ गया है, हमारी कास्ट आ गई इसमें। अब ये देखो असिस्टेंट डायरेक्टर्स, देखो अंशुल शर्मा, अनुभूति, वासन, आनंद, प्रेरणा, दिव्या, संदीप, कश्यप दास। अब देखो इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, दिल्ली। तो दीपिका, योगेश, अंजलि का, तो ये अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो चलो ये 4 तो दिल्ली के हो गए, लेकिन अगर आप ऊपर जाएं तो भी 7 तो हैं ही। तो ये जितने भी असिस्टेंट्स हैं ये सब जो अगर आप देखोगे इसमें तो 7 तो है। और इसका चीफ एडी जो था वो श्लोक शर्मा था, जिसका नाम स्टार्टिंग में आया था, और एसोसिएट डायरेक्टर नितिन था, उसका नाम भी स्टार्टिंग में आ चुका है। तो ये हुआ, तो एडीज का तो ये हमने कल डिपार्टमेंट कर लिया था। अब देखो उसके बाद नीचे क्या है, स्पेशल इफेक्ट्स फोटोग्राफी। स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स में क्या डिफरेंस होता है, स्पेशल इफेक्ट्स एंड वीएफएक्स क्या डिफरेंस होता है? स्पेशल इफेक्ट्स में सर वो खुद से ही डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे सपोज मेरे पास बस ये ग्लास है और 2-3 लाइट है, और वो के अकॉर्डिंग मेरी बस अभी यही 2 चीज़ है। हाँ, उसको लेके अपना कैमरा वो कैसे प्लेस करने वाला। हाँ। दैट विद स्पेशल इफेक्ट। और वीएफएक्स में आपको पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम आप एडिटिंग में राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। स्पेशल इफेक्ट्स में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ब्लड इफेक्ट्स हैं, मान लो मुझे यहाँ से खून जो है ऐसे ऐसे दिखाना है मेरे को, और उसका मुझे टाइट क्लोजअप लगाना है, तो ये स्पेशल इफेक्ट्स में आ जाता है कि उसने मुझे मुक्का मारा, पंच किया और यहाँ से ब्लड निकल रहा है, या उसने मुझे स्लैप किया तो मेरे कान से ब्लड आ रहा है। तो इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं जो वहीं पर ही आर्ट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके हम प्ले कर लें तो उसको हम बोल देते हैं। या कई बार देखा है आपने मिरर इफेक्ट्स खेलते हैं हम, कि उसकी शैडो यहाँ होती है, उसकी शैडो यहाँ होती है, तो वो हम स्पेशल इफेक्ट्स में ले आते हैं। लेकिन विजुअल इफेक्ट्स में हम क्या करते हैं, जनरली क्रोमा, ट्रैकर्स, मार्कर्स, इन सब का यूज़ करके फिर बाद में हम उसको पोस्ट प्रोडक्शन में सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ लिखा ना VFX, तो इसी में हम लिख लेते हैं, यहीं पर ही SFX भी आ जाएगा, यस SFX, ठीक है। तो SFX और VFX के लिए हम एक ही असिस्टेंट को असाइन कर देते हैं, वही ये सारे काम जो है देख लेता है। आगे चलते हैं, देखो चीफ असिस्टेंट कैमरामैन, ठीक है, ये तो कैमरा फोकस पुलर हो गया, ठीक है। असिस्टेंट कैमरामैन ये तो उसमें चले गए। असिस्टेंट एडिटर रिंकू, और फिर अब ये देखो ये तो स्पॉट बॉय की टीम हुई यूट्यूबी स्पॉट बॉय। अब इसमें आया, देखो एक लिखा है AVP, और फिर है प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑफिस कोऑर्डिनेटर, हाँ हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं नीचे, साउंड रिकॉर्डिस्ट, असिस्टेंट साउंड रिकॉर्डिस्ट, बूम ऑपरेटर, साउंड एडिटर, ठीक है। ये हम पोस्ट देख रहे हैं ना, इसमें देखो साउंड रिकॉर्डिस्ट, ये कौन होगा? सॉरी आई मीन डाउट है सर मेरे को। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बूम में एक वाला है। साउंड रिकॉर्डिस्ट विल बी द पर्सन हु विल बी हैंडलिंग साउंड ऑफ द होल स्क्रीन, ठीक है। हाँ। और बाकी दूसरा वाला, बूम माइक वाला, वो तो हो गया रॉड वाला माइक उसने रखा हुआ है। हाँ वो चेक करता रहेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो एक मशीन होती है देखो, उसको हम जनरली, एक तो होता है सिंक साउंड, आजकल हम सिंक साउंड ही यूज़ करते हैं। तो सिंक साउंड में हमारी कोशिश ये होती है कि जो साउंड लोकेशन पे है उसी को हम फाइनल एज्यूम कर लें, तो उसको हम सिंक साउंड कहते हैं। अब वो जो सिंक साउंड होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, इन दी सेंस कि हमें ये जो एक्सटर्नल जो आते हैं, जैसे AC का ये जो हमिंग साउंड आ रहा है,
या जो भी हमारे एनवायरमेंटल साउंड्स होते हैं, एम्बियंट साउंड्स होते हैं, उनको हमें थोड़ा मिनिमाइज़ करना पड़ता है। तो जनरली क्या होता है कि सिंक साउंड की जब हम बात करते हैं ना, तो 80% तो हमें क्लीन मिल जाता है, लेकिन जो 20% होता है वो हमें रॉ मिलता है। उसमें फिर भी इस तरह के साउंड्स वगैरह रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे फिर? तो इसको हम लेकर जाएंगे डबिंग में, क्योंकि मेन तो हमें डायलॉग्स चाहिए होते हैं, क्लीन डायलॉग्स चाहिए होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा साउंड हम जो रिकॉर्ड करेंगे कि उसमें 80% क्लीन मिल जाए, 20% हमें रॉ मिल जाए। रॉ में इतना हो एटलीस्ट कि एक्टर ने क्या बोला है वो सुनाई दे, ताकि जब हम डबिंग करें ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डबिंग जो चल रही है लेकिन यही नहीं पता चल रहा कि एक्टर बोल क्या रहा है, या तो बहुत स्लो बोल रहा है। जैसे मान लो कोई सीन चल रहा है, इमोशनल सीन चल रहा है, उसमें कह रहा है कि मैं क्या करता हूँ, और वो इतना स्लो बोल रहा है कि जो माइक लगा हुआ ना, इसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि क्या बोल के चला गया। तो ऐसे केस में ये सारी चीज़ें जो है हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट को, जो ऑन लोकेशन होता है, ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट दो होते हैं। एक होता है ऑन लोकेशन, ठीक है, ऑन लोकेशन वाला, और जो डबिंग करेगा वो भी तो साउंड रिकॉर्डिस्ट ही होगा, वो भी तो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वो कौन सा वाला हो जाएगा? वो पोस्ट में चला जाएगा, और ये हमारा रहेगा प्रोडक्शन में, मतलब प्रिंसिपल फोटोग्राफी वाला, जब शूटिंग चल रही है। तो ये दो साउंड रिकॉर्डिस्ट अलग अलग होते हैं। ऑन लोकेशन वाला साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है, उसका काम ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, ठीक है, और जो स्टूडियो में बैठते हैं उनका काम उतना चैलेंजिंग नहीं होता, लेकिन ये होता है कि उनको डबिंग अच्छी तरह से करनी होती है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद देखो साउंड एडिटर क्या होगा? साउंड एडिटर फिल्टर करता होगा, जैसे अभी वो उसमें 20% जो है वो एम्बियंस है, तो साउंड एडिटर जो है वो लास्ट में डबिंग होगी, और पुरानी वो साउंड है लास्ट में वो बैठ के मिक्स करेगा, फाइनली प्रोडक्ट आता है। हाँ, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, ये वर्ड बहुत यूज़ होता है। जैसे अभी आप किसी को फ़ोन करोगे, बोलोगे सर वो क्या कहते हैं, म्यूज़िक का क्या हुआ, वो उसका साउंड ट्रैक का क्या हुआ, तो पता क्या बोलेगा आपको वहाँ से? यार अभी मैच कर रहा हूँ। मैच कर रहा हूँ? क्या मैच कर रहा है? तो मैच का मतलब ये है कि ये दोनों साउंड्स, मान लो डबिंग भी हो गई, तो अब ये जब आप सुनोगे ना, तो सुनते सुनते बीच में ना अचानक से ऐसा लगेगा डब वाला पार्ट आ गया। कभी ऐसे नोटिस किया है कि ऐसे चल रहा है, बीच में लगता है अरे ये डब किया हुआ है, ये बहुत क्लीन आया है ये। तो उसको पूरा यूनिफॉर्म करना साउंड को, तो वो काम कौन कर रहा है? वो काम रिकॉर्डिस्ट नहीं कर रहा है। रिकॉर्डिस्ट ने तो क्या कर रहा है? रिकॉर्डिस्ट ने तो रिकॉर्ड करके आगे फॉरवर्ड किया। किसको फॉरवर्ड किया है? एडिटर को। तो साउंड एडिटर, तो ये पोस्ट में आ जाएगा हमारा, ये वाला काम भी पोस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेंगी कि ये प्री में होती हैं, कि पोस्ट में होती है, कि शूटिंग में होती हैं, तो ये हमें पता चलता जा रहा है इसमें। आगे देखो क्या लिखा है, एसोसिएट मिक्सिंग इंजीनियर। क्या होता है मिक्सिंग इंजीनियर? मिक्सिंग इंजीनियर कौन होगा ये? क्या मिक्स कर रहा होगा ये? म्यूजिक ही मिक्स कर रहा हूँ, सिंक कैसे सिंक करना है वो वीडियो को और साउंड को। ये देखो अभी क्या होता है, जब हम अपनी फिल्म मेकिंग करते हैं तो उसमें हमने माइक लगा लिया, माइक लगा के हमने शूट कर लिया, शूट करके हमने उसके अंदर एक बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल दिया। तो ऑडियो कितनी लेयर होंगी? 10 या 12 लेयर होती हैं ऑडियो की, इतनी लेयर होंगी, क्योंकि साउंड हमारे पास 2-4 आर्टिस्ट होते हैं, 2-4 आर्टिस्ट का हमने लिया और पीछे से कुछ म्यूज़िक डाल दिया। कई बार स्टॉक से उठा लेते हैं हम, या कभी किसी से मिक्स एक वो ट्रैक ले लेते हैं। जो मिक्सिंग इंजीनियर होता है, देखो वो क्या कर रहा है, एक फिल्म में कम से मान के चलो 100 आर्टिस्ट तो होंगे, 100 आर्टिस्ट तो काम करते ही होंगे, 1000 भी हो सकते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है, लेकिन मैंने मिनिमम ले लिए 100 आर्टिस्ट हैं, 100 आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 6 गाने तो रहते ही हैं, है ना, 6 गाने तो रहते ही हैं। तो मान लो ये 6 सॉन्ग्स हैं। अब ये 6 सॉन्ग्स जो हैं, इसमें n नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं,
n नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो मैं मान के चलूँ कि अगर 6 सॉन्ग्स हैं तो 600 इंस्ट्रूमेंट तो होंगे अलग अलग। मतलब चाहे ड्रम भी हो तो ड्रम 6 गानों में तो बज ही रहा होगा ना, तो 6 अलग अलग ड्रम हो गए, ड्रम पैटर्न्स अलग अलग हो गए। तो 600 ट्रैक तो ये हो गए, 100 ट्रैक्स तो ये हो गए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, फॉली। कोई बताएगा फॉली क्या होता है? क्योंकि इसी के नीचे देखो लिखा हुआ है फॉली आर्टिस्ट। सर वो एक्स्ट्रा साउंड किसी भी चीज़ की, पानी की हो गई, हाँ, बनाते हैं फुट स्टेप हो गया, एम्बियंस साउंड, ठीक है, एम्बियंस साउंड। तो फॉली आपको क्या लगता है कितने फॉली होते होंगे एक फिल्म में? 1000 ले लूँ, 1000 फॉली होती होगी। अगर 120 मिनट्स की फिल्म है और सीन 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 चेंज होता जा रहा है, कभी ग्लास टूट रहा होगा, कभी जो है दरवाज़ा ओपन हो रहा होगा, कभी क्लोज़ हो रहा होगा, कभी कोई आदमी ऐसे नॉक कर रहा होगा, तो ऐसे 1000 साउंड्स तो होंगे। 1000 तो 1000 ले लिए मैंने, ये 1000 साउंड्स इसके भी आ गए। उसके बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक, सॉन्ग अलग होता है और बैकग्राउंड म्यूज़िक अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है। तो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी होगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा BGM। तो 1000 ट्रैक्स ले लूँ उसके भी छोटे छोटे, कोई वायलिन होगा, कोई कुछ होगा, कुछ कैसा होगा, जैसे जैसे करके 1000 ट्रैक्स ले लिए मैंने इसके, ठीक है। अब आप ये देखो, उसके बाद कुछ इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एम्बियंस भी होती है। एम्बियंस को हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं रूम टोन। रूम टोन, सब लोग आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करो और सुनो क्या सुनाई दे रहा है। जो सुनाई दे रहा है वो रूम टोन है, ठीक है। अब हम कैंटीन में जाएंगे, वहाँ पे आप आंखें बंद कर लेना, उसका रूम टोन अलग होगा। तो ऐसे एज्यूम करके चले कि रूम टोन्स हमारे पास टोटल मान के चलते हैं हम 50 ले लेता हूँ अभी। तो देखो कितने ट्रैक्स हो गए ये, 100, 600, फिर 1000, फिर 1000, फिर 50। तो नियर बाय कितने मेरे पास आ गए ये? तो मेरे पास 3000 ले लूँ रफली। 3000 साउंड्स को डॉल्बी मिक्स 5.1, जिसमें एक वूफर होता है सामने और ऐसे स्पीकर्स लगे होते हैं जो आपने थिएटर हॉल में देखे होंगे। तो हर एक स्पीकर में डालना कि उसको इसमें डालना है, उसको उसमें डालना है, फिर पैन करना है, फिर वो ट्रेन जाएगी तो ऐसे ही घूमेगा। इट इज़ कॉल्ड फाइनल मिक्स, ठीक है। समझ में आया कि जब पूरा साउंड हो गया तो अभी हमारा फिल्म मेकिंग में क्या होता है, हम तो बस उठाते हैं डाल देते हैं, FCP में डाला, ये ऑडियो ट्रैक डाल दिया, ये ऑडियो ट्रैक डाल दिया। लेकिन अभी इसमें क्या है, अभी इसमें 3000 साउंड ट्रैक्स को इतना प्रॉपर्ली अरेंज करना है कि वो केमिस्ट्री बिल्डअप हो, कि देखने वालों को लगे कि अगर मान लो अगर हॉरर होगा ना तो और ज़्यादा साउंड्स हो जाते हैं उसमें, थोड़ा सा उस पर भी डिपेंड करता है। अगर पीरियड ड्रामा होगा जैसे बाहुबली का हम कल देख रहे थे तो उसमें और ज़्यादा साउंड्स होंगे। तो भी हम एक 3000 साउंड्स का एक ट्रैक ले रहे हैं। तो अब जब सारे साउंड्स आ जाते हैं, सारे साउंड्स आ जाने के बाद एक इतना बड़ा हॉल होता है, उस हॉल में सामने एक छोटी सी स्क्रीन होती है, जो एक्चुअली में छोटी नहीं बड़ी सी स्क्रीन होती है, प्रीव्यू थिएटर जैसी। और यहाँ पे एक बंदा बैठा रहता है और वो देख देख के, और यहाँ पे स्पीकर लगे रहते हैं पूरे कमरे में, और वो साउंड को मिक्स करता है। मान लो अगर ट्रेन जा रही है तो ट्रेन को कैसे लेके जाना है, यहाँ से यहाँ लेके जाना है कि यहाँ से यहाँ लेके जाना है। क्योंकि अगर मेरी स्क्रीन पे ट्रेन जा रही है राइट टू लेफ़्ट, तो मेरा साउंड भी यहाँ से ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, है ना। ट्रेन ऐसे जा रही है और साउंड ऐसे जा रहा है तो नहीं होगा ना ऐसे। लेकिन उसी ट्रेन ने अगर एक पोल क्रॉस किया तो ट्रेन का साउंड तो ऐसे जाएगा, लेकिन पोल का साउंड ऐसे जाएगा, क्योंकि पोल को पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है वो ट्रेन। तो ये सेंस उसको करने वाले को हम बोलते हैं मिक्सिंग इंजीनियर। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है और इसका नाम, ये तो असिस्टेंट मिक्सिंग इंजीनियर है, मिक्सिंग इंजीनियर को हम ओपनिंग क्रेडिट्स में लेके आते हैं। तो HODs में मिक्सिंग इंजीनियर होता है, उसका असिस्टेंट ये आ गया हमारा यहाँ पे एसोसिएट मिक्सिंग इंजीनियर। अब ये एसोसिएट है, इसके नीचे भी 2 असिस्टेंट होते हैं फिर। एनीवेज आगे चलते हैं।
ADR रिकॉर्डिस्ट छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि वो डिजिटल रिकॉर्डिंग का अलग हो जाएगा। फॉली आर्टिस्ट लिखा हुआ है, देखो फॉली आर्टिस्ट में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कई बार डायरेक्टर को भी जाना पड़ता है फॉली आर्टिस्ट के लिए। कई बार डायरेक्टर्स जो होते हैं वो भी जाते हैं, फॉली स्टूडियो होता है, फॉली स्टूडियो। तो जब आप फॉली स्टूडियो में एंट्री करते हैं फॉली स्टूडियो में जब एंट्री करते हैं तो उसमें आपको एक तो ये वुडन फ्लोर मिलेगा, फिर उसके बाद आप आगे जाएंगे तो एक ऐसा छोटा सा वाटर का टैंक होता है, उसमें पैर रख के आप ऐसे ऐसे छप 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 की साउंड भी ले सकते हो। और बड़े सारे माइक पड़े रहते हैं ऐसे, आप माइक को कभी यहाँ लगाते हो कभी यहाँ लगाते हो। रॉड्स पड़ी रहती हैं, ऐसे ड्रॉर होता है, वो रॉड्स आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो अलग अलग साउंड्स आपको निकालने हैं, तो कभी कभी डायरेक्टर को वहाँ भी जाना पड़ता है। लेकिन अभी वाली फिल्म मेकिंग में क्या होता, कुछ नहीं होता, बस आप साउंड उठाते हो कहीं से स्टॉक से और लगा लेते हो। उसमें हम क्रिएट करते हैं, साउंड क्रिएट भी कर सकते हैं। और देखते हैं इसके बाद क्या है, ये तो हो गया फॉली। फिर फॉली मैचिंग छोड़ देते हैं, फॉली मैचिंग वही है सेम। और देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डॉल्बी कंसल्टेंट। देख रहे हैं, ऑप्टिकल ट्रांसफ़र आजकल होता नहीं है। ऑप्टिकल ट्रांसफ़र का मतलब बता देता हूँ क्या होता था। पहले हम नेगेटिव यूज़ करते थे, आजकल हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं। तो पहले क्या होता था, नेगेटिव वाला साउंड जो है उसको हार्ड ड्राइव में ट्रांसफ़र करना, यानी कि एनालॉग को एक तरह से डिजिटल में कन्वर्ट करना, उसको ऑप्टिकल ट्रांसफ़र कहते थे। ऑप्टिकल जो अभी आजकल होता नहीं है, तो आजकल तो नॉर्मल हो जाता है। और उसके नीचे देखो क्या लिखा है, डॉल्बी कंसल्टेंट। तो डायरेक्टर जो होता है वो डॉल्बी कंसल्टेंट से मिलके एक हमें लाइसेंस लेना पड़ता है कि जो हमारी फिल्म हुई है तो वो इतनी सटल है कि उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी थिएटर हॉल में। तो उसमें डायरेक्टर का भी साइन लगता है, प्रोड्यूसर का भी साइन लगता है और डॉल्बी कंसल्टेंट का भी साइन लगता है। फिर देखो आगे क्या है, साउंड एडिटिंग एंड डायलॉग मैचिंग। फिर से वही आ गया, क्योंकि डायलॉग को हमें मैच करना है। डब वाला पोर्शन अलग होता है और जो हम लाइव रिकॉर्ड करते हैं उसका टोन अलग होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है, तो वो मैचिंग की होगी उसने। फॉली एड ठीक है, स्टूडियो का नाम आ गया, मिक्सिंग एंड डबिंग क्यू लैब हो गया। उसके बाद मेकिंग हो गई, ठीक है। ये सब हुआ, ये तो सब हमारा प्रोडक्शन में चला गया। इसकी हमें फ़िलहाल कोई एज ए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार, तेरा जलवा। अच्छा ये देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, अनुराग कश्यप फिल्म्स टीम, है ना। तो ये एक टीम है, और फिर ये जो टीम है, इस टीम ने जाके UTV से प्रोजेक्ट ले लिया। तो दो टीम हो गई, एक हो गई UTV स्पॉट बॉय और एक हो गई अनुराग कश्यप की टीम। तो अब ये वाला जो ऑफिस है ये अलग होगा और UTV का ऑफिस अलग होगा, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा। और उस कोऑर्डिनेशन को करने में कौन हेल्प करता है, एसोसिएट डायरेक्टर या चीफ एडी। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी स्टूडियो से डील करते हैं तो एसोसिएट डायरेक्टर और चीफ एडी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो भी एक आ जाता है, वो भी एक एरिया आ जाता है। और देखो बाकी क्या है, तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। DI आ गया ना, डिजिटल इंटरमीडिएट एंड VFX पिक्सियन टीम। क्या होता है डिजिटल इंटरमीडिएट? डिजिटल इंटरमीडिएट क्या होता है? कभी नहीं सुना? DI सुना है? DI फिल्म का DI चल रहा है, ऐसा सुना है क्या? DI चल रहा है फिल्म का। कल भी शायद आपने नाम लिया था DI। हाँ DI का मैंने नाम लिया था। ड्राफ्ट में आता है ये सर, किस में आता है ड्राफ्ट में आता है ये सर, वो editing के ये? यानी उसमें तो नहीं आता, तो मैं बताता हूँ आपको DI क्या होता है, क्योंकि ये
डायरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट टूल है ये। तो DI जो है, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंटरमीडिएट। देखो 3 फिल्में हम लेते हैं, ये ऐसे फैमिली मैन किसी ने देखा है वेब सीरीज आजकल जो फैमिली मैन? तो फैमिली मैन या फिर दिल्ली क्राइम्स, ठीक है, इसको मैंने एक कैटेगरी में डाल दिया, इसको मैंने एक कैटेगरी में डाल दिया। फिर मैं एक फिल्म ले लेता हूँ, लेट्स से ब्लैक देखिए आपने, ब्लैक, तो ब्लैक ले लेते हैं, तो ब्लैक ले लिया हमने। या गुजारिश भी ले लेता हूँ, है ना, वो भी उस तरह की है। उसके बाद ले लेते हैं देवडी, प्यार का पंचनामा, है ना, ये एक एग्जांपल ले लिया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक पुरानी फिल्म है ओमकारा, ठीक है, ये 4 फिल्में हैं। ओमकारा का टेक्सचर कैसा है, कभी देखा आपने? मैं एक बार चला के दिखाऊं? हम एक बार ये सारी फिल्म थोड़ा थोड़ा रन करके देखते हैं और एक पता चलेगा हमें कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो एक बार आप इसमें देखना, Baroda Sporting Goods. इंडियन लिखा है। अच्छा, well, watch my biggest blockbusters online anytime. Romance. ये देखो। अब इसका टेक्सचर देख रहे हो आप कैसा है, देसी, बिल्कुल रॉ, है ना। अगर आप इसका फुटेज देखेंगे ना, रियल फुटेज, तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत घटिया फिल्म है, बिल्कुल सेंस नहीं है डीओपी को, फीकी फीकी, पूरा ऐसा लगता है जैसे कि क्या है ये। फिर जब हम उसको डीआई में लेके जाते हैं तो हल्का सा कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, कलर कॉम्बिनेशंस, कलर करेक्शंस करते हैं ना हम, तो हम उसको ऊपर नीचे करते हैं तो फिर वो कलर्स आने लगते हैं उसके अंदर, ठीक है। एक तो ये है, एक और देखते हैं। अब अगर मान लूँ मैं इसको लेके जाता हूँ, लेटस से तेरा यारों में, है ना, सॉन्ग है ना तेरा यारों में, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये भी देखो, अब इसका कलर देखो आप, हैं, कलर्स देख रहे हैं, ये सेम कैमरा से शूट हुआ है, कैमरा सेम है, एरी, हाँ हाँ वो सेम है, सेम ब्रीड है, 4K पे, ये देखो ऑलमोस्ट सेम। ये देखो कलर्स देख रहे हैं इसमें कैसे आ रहे हैं। ओके, अब ये देखते हैं एक और, लेट्स से गुजारिश, ओके, ये देखो कलर्स कैसे हैं इसमें, तो ब्लैक ही है अभी, और थोड़ा आगे जाते हैं, ये देखो ठीक है, थोड़ा ब्लूइश है, ब्लूइश, थोड़ा सा ब्लैक टिंट लग रहा है। तो डीआई जो होती है, डीआई एक ऐसी प्रोसेस है जो फिल्म के अंदर विजुअल टेक्सचर क्रिएट करती है, विजुअल टेक्सचर। और इसमें डीओपी और डायरेक्टर
प्रोमिनेंटली डीओपी बैठता है, डायरेक्टर सिर्फ अप्रूवल देता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी फिल्म का टोन है, कलर टोन, वो कलर टोन जो होता है उसको सेट करना पड़ता है कि कौन सा टेक्सचर इसमें, तो आपको डीओपी ना 4-5 ऑप्शन भेजेगा कि ये वार्म ऑप्शन है, ये कोल्ड ऑप्शन है, ये बर्न ऑप्शन है, ऐसे 5-6 ऑप्शन भेजेगा आपको। तो आपको कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है एज ए डायरेक्टर कि जब एक सीक्वेंस वार्म चल रही होती है तो अगली वाली सीक्वेंस को बर्न करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे सीन का मूड चेंज होगा, सीन के डायलॉग्स चेंज होंगे, तो उसका कलर टोन भी हल्का हल्का चेंज होगा। अगर मान लो वो पास्ट लाइफ में जा रहा है तो थोड़ा सा हम उसको सिपिया कर सकते हैं, अगर प्रेजेंट टाइम में है तो उसको हम ब्राइट कर सकते हैं। तो ये जो जितना भी पूरे फिल्म का जो ये प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं DI, डिजिटल इंटरमीडिएट। और जो ये करता है, डिजिटल इंटरमीडिएट जो करता है उसको हम बोलते हैं कलरिस्ट। कलरिस्ट ये एक अलग से पोस्ट है, कलरिस्ट, ठीक है, HODIV। और या फिर उसका एक नाम होता है DI आर्टिस्ट, DI आर्टिस्ट भी कहते हैं उसको। तो एक DI आर्टिस्ट का कोई हम प्रोफाइल देखते हैं तो हमें और एक पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो करता क्या होगा और क्या डिफरेंस वो क्रिएट कर सकता है। DI आर्टिस्ट ऐसे करके आप शोरील टाइप कर दो तो आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो लेट्स से हमने ये उठा लिया, अब देखते हैं बिट्टू गिल ने क्या किया है। ये देखें, ये देखो लुक्स डिजाइन कर रहा है ना वो। बिफोर देखो, बिफोर में क्या था, थोड़ा डल था ना वो। देखो बिफोर, क्या लगता है बिफोर जो शूट किया होगा उसका टाइम क्या होगा शूटिंग का? वो जो ऊपर है शूट किया होगा ना शाम को ना, मतलब जब लाइट गई 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 और लाइट चली गई, लाइट चली गई होगी। लेकिन देखो उसने कैसा कर दिया उसको कि हम जैसे आफ्टरनून में शूट कर रहे हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड बदला नहीं होगा, वो इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। देखो ये जो कैमरा है ना, हमने 4K यूज़ किया है ना, तो 4K कैमरा यूज़ करने से क्या होता है कि पीछे आपको जब आपने शूट किया है तो क्लाउड्स दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्लाउड्स तो थे, क्लाउड्स तो थे। तो क्लाउड्स से जो हल्का सा भी फोटोन आ रहा होगा, हल्का सा भी लाइट आ रहा होगा, उसको भी रिकॉर्ड कर लिया 4K ने। हम कहते हैं ना 4K और 1K में क्या फ़र्क होगा, तो 1K जो होगा उसमें अगर आप ऐसा शूट करोगे तो DI करने के बाद सिर्फ यही ऊपर नीचे होगा, पीछे वाले क्लाउड्स नहीं आएंगे। लेकिन जब 4K शूट करते हैं, 6K शूट करते हैं, तो जो लो लाइट कंडीशन में भी पीछे का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो ऐसा लगता है ओवरऑल कि आपने उसको डे में शूट किया, ठीक है। अब सोचो अगर ये इंपॉर्टेंट शॉट होगा, क्योंकि इसको यहाँ पे जो है एक नेकलेस पहना रहा, अगर ये इंपॉर्टेंट शॉट है कि भाई ये नेक, हो सकता है नेकलेस फिल्म के अंदर कंटिन्यूटी में होगा कहीं पे, कि ये हो सकता है एक्ट्रेस या जो हीरोइन है उसको नेकलेस को देख के याद करती होगी, और ये एक ऐसा शॉट है जिसमें उसने उसको नेकलेस पहनाया है। और अगर ये शॉट ऐसा शूट हुआ है और अगर ये शॉट नहीं रख पाते हैं पुअर लाइटिंग की वजह से, तो स्टोरी टेलिंग में इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि नेकलेस उसने डाला नहीं तो वो शॉट हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि उसकी लाइटिंग बहुत पुअर है। तो बाद में जो आपका सीन है जिसमें वो नेकलेस देख के रोती है, वो आपको सीन हटाना पड़ेगा। या फिर आपको लगेगा यार ये नेकलेस आया कहाँ से, ऑडियंस सोचेगी ये नेकलेस कब पहनाया, ये आया कब था फिल्म के अंदर, तो ये शॉट आपका बच गया। और देखते हैं इसके अलावा, ये देखो तो कैसा हो गया ये इफेक्ट। अब ये थोड़ा सा ड्रीमी हो गया, थोड़ा सा और ज़्यादा सरियल हो गया, थोड़ा सा ड्रीमी हो गया ये। तो अब जैसे ये हमारा है, देखो कैसा फीका फीका नहीं लग रहा, डल लग रहा है, बिल्कुल डल लग रहा है। तो होता क्या है
जब हम कैनन में शूट करते हैं, कैनन में, तो आपने सुना होगा एस लॉग, रॉ, एस लॉग, तो रॉ और एस लॉग ऐसे शूट करते हैं। तो जब आप जाओगे मॉनिटर पे कहोगे यार क्वालिटी, कोई साथ में आके जो थोड़ा सा वैसा होगा ना वो कहेगा यार अजीब है यार, बड़ा फीका फीका नहीं आ रहा। तो क्योंकि वो अभी क्या कर रहा है, कैमरा का जो सेंसर है वो सारा डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, वो आपको कलर करेक्शन करके नहीं दे रहा है, अभी वो काम नहीं है उसका कैमरे का। वो कैमरे का सेंसर क्या कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन गेन करेगा तो उसको एक ऐसा दे दिया उसने, क्योंकि कैमरे को पता है आपने जाके तो DI करना है इसका, मैं क्यों फोकट में वहाँ बैठ के उसका DI करूँ। तो इसलिए जब भी आप शूटिंग करें एस लॉग पे करें, रॉ पे करें। और जनरली जो हमारे कैनन के कैमरास होते हैं, दूसरे कैमरास होते हैं, वो कलर करेक्शन कर देते हैं। तो जैसे कलर करेक्शन करते हैं तो आपको उस वक्त तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब आप DI में जाते हैं तो क्योंकि वो ऑलरेडी कलर करेक्टेड है तो फिर वहाँ पे स्पेस नहीं रहता हमारे लिए। तो जितने भी कैमरास होते हैं, चाहे सोनी के हैं या जो भी हम एरी के यूज़ करते हैं या रेड के यूज़ करते हैं, उसमें हमें एस लॉग या रॉ ही शूट करना होता है। तो दोनों में डिफरेंस पता चला कि क्या है। आगे देखो और क्या किया होगा इसने। अब देखो वो जो पीछे लिखा हुआ है ना, वो बोर्ड अच्छी तरह नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो गया है, रिचनेस आ गई है। अब ये देखो, अब कई बार हमें चीट करना होता है, लोकेशन चीट सुना है, लोकेशन चीट, कि हमने स्विट्ज़रलैंड में जाके शूट किया है, 5 दिन का शूट था, 4 दिन ही कर पाए, 5वें दिन नहीं कर पाए, 5वें दिन हमने करा हरियाणा के अंदर। अब हरियाणा में जाके शूट कर लिया, अब मैचिंग कैसे करेंगे, स्विट्ज़रलैंड टू हरियाणा। तो ऐसे में भी हमारा DI हमको हेल्प करता है, मैचिंग में हेल्प करता है जब लोकेशन जंप्स होते हैं। तो ये मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक फिल्म है क्वीन। कोई मुझे बता सकता है क्वीन कितनी कंट्री में शूट हुई है? 2 या 3? क्वीन देखिए, लेकिन कितनी कंट्रीज में शूटिंग होगी, क्या लगता है? एक नहीं, एक तो इंडिया था और एक लंदन तो गए होंगे, 2 तो है ही मिनिमम, है ना। लंदन जाती है, जहाँ भी जाती है वो, हैं वो 16 कंट्री में शूट हुई है। कैसे और क्यों? और फिर पता भी क्यों नहीं चलता हमें? वो शूट हुई है यूरोपियन यूनियन, सुना यूरोपियन यूनियन? तो पैसे नहीं थे फिल्म शूट करने के लिए, तो क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन वालों को बोला कि भाई हमें बाहर आना है शूटिंग के लिए, तो कुछ सब्सिडी दे सकते हो क्या? तो यूरोपियन यूनियन ने, जिसमें 15 कंट्री आती थी, उन्होंने बोला हाँ कर सकते हैं। अब वो कंट्रीज इतनी क्लोज हैं कि अगर आप बस लेके निकलें तो 6 घंटे में दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं, 4 घंटे बाद तीसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं, बहुत ही क्लोज है। वो एक ग्रुप है वो कंट्रीज़ का, वो आप देख लेना, वो कहीं पर एक बीच में क्लस्टर है, उसमें 16 मतलब 14-15 कंट्रीज़ हैं। चेकोस्लोवाकिया है उसमें, और उसके बाद उसमें सर्बिया है, मैसिडोनिया है, ऐसे ना बड़ी सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। तो अब हुआ ये कि अब सब्सिडी हर जगह से आ रही है, तो अब लग रहा है कि यार चलो एक ऐसी फिल्म बना लें जिसमें एटलीस्ट कॉस्ट तो निकल जाए। तो फिर वो कैसे अलग अलग कंट्रीज़ में जाके उसको शूट किया, एक शॉट यहाँ ले रहे हैं, एक शॉट वहाँ ले रहे हैं। अब उसकी मैचिंग करनी है, मैचिंग। तो मैचिंग कैसे की होगी? मैचिंग ऐसे की होगी बिकॉज ऑफ DI, क्योंकि हर एक कंट्री का एक अलग स्काई होता है, अलग स्काईलाइट होती है, अलग स्काईलाइन होती है। उन स्काईलाइंस को मैच करना है, और सब्सिडी भी चाहिए ताकि फिल्म मिनिमम कॉस्ट में बन जाए। तो कैसे उसको स्मार्टली शूट करके, जैसे अगर मान लो एक वॉल तो मैसिडोनिया में है, जो काउंटर शॉट है वो सर्बिया में शूट किया हुआ है, पता नहीं चल रहा, लेकिन ना चीट कर दिया। तो ऐसी चीटिंग में हमें क्या हेल्प करेगा? DI हमें हेल्प करेगा। और देखो क्या है, एक और देखो DI का फ़ायदा। तो एक तो हो गया हमारा ये, अब कलर तो समझ में आ गए, कलर ये वो सब आ गए। एक होता है रीफ्रेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीफ्रेम, रीफ्रेम कोई बताएगा रीफ्रेम क्या होता है? हाँ, एक होता है फ्रेमिंग, एक होता है रीफ्रेमिंग।
सर एक्स्ट्रा फ्रेम हो एडिटिंग में फ्रेम करना हो। राइट, करेक्ट आंसर है ये। लेकिन अब सीन ये है कि मान लो मैंने ये एक सीन बनाया जिसमें ये दोनों आगे, नेक्स्ट शॉट मुझे क्रिएट ये करना है कि मुझे सिर्फ ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉप कर लूंगा इसको, ये क्रॉप कर दिया इसको, ये हट गया, तो देखने वाले को क्या लगेगा कि हमने अलग से शूट किया है उसको, लेकिन वो शूट नहीं किया है हमने उसको क्रॉप कर लिया है। क्वालिटी में फर्क होगा। ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम 4 क्या शूट कर रहे हैं, 4K समझ रहे हैं ना। उससे पहले वाला शूट तो बिल्कुल पूरा ही होगा जैसे ये है। हाँ। और इसके बाद क्लोजअप होगा। हाँ, जैसे उसके बाद मान ले तेरे को ये लगता है कि अब ये दोनों क्लोज आ गए ना, तो अब तेरे को लगता है यार मुझे ना ये वाला पोर्शन चाहिए, तो तू बोलेगा डीओपी को यार एक शॉट क्रिएट करना यार इन दोनों का, फिर उसके बाद कट बैक हम वाइड में आ जाएंगे, तो क्रिएट करेगा। वो क्या करेगा, डीआई कलरिस्ट को बोलेगा, डीआई वाले को बोलेगा यार ये वाला पोर्शन उठा जरा, वो उठाएगा, वो आपको दिखाएगा, वहाँ पे करके दिखाएगा आपको। तो अगर 4K होता है तो 4K में हम काफ़ी क्लोज चले जाते हैं, मतलब ये हमारा एक और एडवांटेज है 4K 5K। हम क्यों शूट करना चाहते हैं, 6K में क्यों शूट करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्टर को पता है मुझे रीफिल्म करना है, मैं वाइड शूट करूंगा लेकिन निकाल लूंगा क्लोजअप, तो उसकी शूटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, वो बस एक ही कैमरे से शूट करवाता रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है मैं क्या करने वाला हूँ, रीफ्रेम करने वाला हूँ मैं। तो ये हमें एक और फैसिलिटी इसमें मिलती है, ठीक है। फिर वापस आप कट बैक टू वाइट पे आ जाएंगे, पता ही नहीं चला ऑडियंस को ये लग रहा है कि अच्छा क्लोज कट है, बट हमने क्या करा, उसको रीफ्रेम किया है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसने और क्या किया बिट्टू ने। अच्छा देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, देखो उसने बिफोर आफ्टर तो आपने पढ़ा ना, लिखा है ना ऊपर बिफोर आफ्टर। अब देखो नीचे क्या लिखा है उसने, क्या लिखा है, ग्रेड प्लस कंपोजिट। अगर मैं VFX सुपरवाइज़र हूँ और आप डायरेक्टर हैं, मैं आपको बोलूँगा यार कंपोजिट कर लेंगे इसको, क्या होगा कंपोजिट का मतलब, कंपोजिट देखो, हाँ बोल, हाँ वो तो कलर करेक्शन में आ गया, मोर और लेस वही हो गया, और डेप्थ नहीं और कंपोजिट का मतलब होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, डिक्शनरी मीनिंग क्या होता होगा, मिक्स करना ना, तो कुछ मिक्स हो रहा होगा। तो है ये कि ये ट्रैक्टर है ही नहीं, ये ट्रैक्टर है ही नहीं, ये ट्रैक्टर लगा दिया है किसने, VFX वाले ने। अब उसका कलर सेट करना है, तो हो सकता है कि ये ट्रैक्टर जो है कुछ अलग कलर का होगा, तो उसको ब्लू कर दिया उसने, और कैसा लग रहा है आपको, यहाँ पे ब्लू, वहाँ पे वाइट, फिर वो हीरो हीरोइन, फिर ऊपर ये स्काई लाइन, कितना अच्छा लग रहा है ना कंपोजिशन, कलर बैलेंस हो रहा है ना, कलर बैलेंस, कलर थ्योरी चल रही है ना इसमें। जो कलरिस्ट है वो तो कलर थ्योरी पढ़ के आया, 3 साल की ग्रेजुएशन करके आया है वो कलर थ्योरी में, तो वो कलर सेट कर रहा है आपके। तो कंपोजिट का मतलब ये ट्रैक्टर था ही नहीं, ये है ही नहीं, उसने क्या करा, कट आउट लिया, कट आउट प्लेस कर दिया। तो क्या लग रहा है आपको, वाह क्या फ्रेम है, बट एक्चुअली में कंपोजिट किया उसने, कंपोजिट। तो ये काम भी हम DI में करते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे बिट्स एंड पीसेस ज्वाइन कर रहे हैं हम, हर शॉट में बिट्स एंड पीसेस ज्वाइन करके शॉट को इम्प्रेसिव और अच्छा करते चले जा रहे हैं। वो उसका कंपोजिट वाला मतलब वो था, तो वो मतलब शूट से पहले भी नहीं था, वो नहीं था, मतलब VFX भी किया या फिर बाद में VFX किया हो? देखो हुआ ये होगा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि डायरेक्टर ने बोला होगा यार वो ट्रैक्टर चाहिए मेरे को, तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने आगे बोल दिया होगा प्रोडक्शन वालों को यार ट्रैक्टर चाहिए। उस दिन ट्रैक्टर आ गया, ट्रॉलर नहीं आया पीछे, वो ट्रॉलर भी लगा था ना उसके पीछे एक, समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, ये मिस्टेक हो सकती है ना कि जब ये आया होगा तो पीछे ट्रॉलर नहीं आया।
अब ट्रैक्टर को लगा यार खाली ट्रैक्टर अच्छा नहीं लग रहा, तो VFX वालों ने उसको आइडिया दे दिया होगा या किसी ने आइडिया दे दिया होगा। तो कई एडीज भी बड़े स्मार्ट होते हैं, सर क्या हुआ यार ये ट्रैक्टर अच्छा नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है, तो सर इसके पीछे ट्रॉलर, हाँ ठीक है ट्रॉलर लगा लेंगे, कंपोजिट कर लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रैक्टर तो हुआ होगा, ट्रॉलर नहीं रहा होगा, तो ट्रॉलर कट आउट लेके पेस्ट कर दिया होगा। तो आपको समझ में आ रहा है फिल्म मेकर का माइंड कैसे चल रहा है? फिल्म मेकर का माइंड चल रहा है बिट्स एंड पीसेस ज्वाइन करना कंटिन्यूसली, अलग अलग चीज़ें उठा के पिक करके वो उसमें पेस्ट करता जा रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा। कई बार ऐसा भी होता है सेट पे कि यार ये क्या है यार, ये कैसा, ये मतलब ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो वो सिर्फ मेकर को पता है कि बाद में ऐसा होने वाला है। देखो ये ट्रॉलर लगा दिया होगा या कुछ ऐसा कर दिया होगा। आगे देखते हैं। अब ये देखो ये तो नॉर्मल शॉट है, ठीक है, ब्यूटिफिकेशन। अब ये देखो कितना कचरा शॉट है, ये है ऊपर वाला जो शॉट है उसको अगर आप दिखाओगे किसी को, लो लाइट, लो एक्सट्रीम लो, लाइट चली गई, बादल आ गए, लाइट चली गई, या बिल्डिंग्स की शैडो आ गई, या बीच में 2 घंटे के लिए गांव वाले आ गए कि हम यहाँ पे शूटिंग नहीं होने देंगे, लाइट चली गई, तो अब क्या करेंगे? तो ऐसे केस में देखो उसने कैसे इसको, तो आपने फिर क्या करा, कैमरा की सेटिंग चेंज करी, आप 4K से 6K पे ले गए उसको, 6K पे, और 6K पे लेके गए और देखो रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो कंटिन्यूसली चेंजेस, अब जैसी सी प्रॉब्लम आ रही है उसको वैसे वैसे टूल्स समझते हुए करते जा रहे हैं उसको, क्योंकि तो आपको सारे टूल्स पता हैं। अब देखो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जो क्या ये मार्बल होता है ना, मार्बल ये दिख नहीं रहा था पहले वाला शॉट था, लेकिन जैसे उसने कलर करेक्शन की वो मार्बल दिखने लगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसने इस वाले पोर्शन को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया होगा मास्क आउट करके। तो एक और चीज़ आ गई है हमारे पास DI में, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, मास्किंग, मास्क हाईलाइट कहते हैं इसको। मास्क हाईलाइट का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या एलिमेंट को एनहांस कर देना, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, एलिमेंट को, फ्रेम के अंदर है वो, उसको एनहांस कर देना, उसको एनहांस कर देना। तो वहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करता है वो DI आर्टिस्ट, सर्कल क्रिएट करेगा, सर्कल क्रिएट करके सर्कल के अंदर वाले पोर्शन को एनहांस कर देगा, बाकी वाले पोर्शन को ऐसा कर देगा, वो लगेगा तो नेचुरल, लेकिन जो सर्कल के अंदर वाला एरिया है वो ज़्यादा एनहांस्ड लगेगा। और देखते हैं, ये भी नॉर्मल शॉट है, ये कलर ग्रेडिंग है सिर्फ, ठीक है, लेकिन उसने ऊपर कुछ लिखा हुआ था, वो एक बार पढ़ के देखते हैं। रेड फिल्म लॉग, देखो लॉग लिखा है ना, लॉग रॉ दिख रहा है, ऊपर क्या लिखा हुआ देखो, वो कलरिस्ट के नीचे ना छोटा सा लिखा हुआ है रेड, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिल्म लॉग, LOGRAW, रॉ, रॉ फुटेज, रॉ फुटेज शूट करनी है हमें, ठीक है। और देखते हैं नीचे क्या लिखा है, ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग। और देखते हैं, देखो और क्या करा होगा इसने, ये भी नॉर्मल है, ठीक है, ये भी नॉर्मल लग रहा है, ओके, ये भी नॉर्मल है, ये ठीक है, ये देखो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ये जो ग्रिड किया है इसने, देखो ये ऐसे था, ये देखो ये ऐसा है ना। अब ये हो सकता है कि हमने बॉम्बे में संजय गांधी जो नेशनल पार्क है वहाँ शूट कर लिया होगा, संजय गांधी नेशनल पार्क बॉम्बे में ही है वो तो। और ये जो है ना, ये स्टोन, ये आर्ट डिपार्टमेंट ने रख दिया होगा लाके, और ये आग लगा दी होगी, ठीक है। अब देखो इसका ग्रेडिंग, ये देखो ग्रेडिंग क्या हो गया, क्या लग रहा है कि शायद हम साइबेरिया चले गए हैं। ओवर एक्सपोज हो गया।
हाँ जो भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिच लोकेशन है, रिच लोकेशन। किसी ऐसी जगह पे चले गए हैं और ये ऐसे स्नो थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पे, वो एक मशीन होती है उससे ना आर्टिफिशियल स्नो फेंक देते हैं, आर्टिफिशियल स्नो होती है, तो क्रिएट कर दिया, गए नहीं हम कहीं भी, वहीं क्रिएट कर दिया। और देखो क्या है, ये देखो कैसा लुक आ रहा है, ये विंटेज लुक आ गया, विंटेज की पुरानी फिल्म चल रही है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी रनिंग फिल्म में कहीं कोई ऐसा पोर्शन हो जिसमें आपको विंटेज लुक देना था, विंटेज लुक हो गया, ठीक है। ये देखो इससे पहले क्या लग रहा था फ्रेम में, ये अगर हम इसमें देखें तो ये विंटेज लुक हुआ, ये देखो क्या लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे हमने किसी नॉर्मल हैंडी कैम से शूट किया है या मोबाइल फ़ोन से शूट किया है ना, मोबाइल फ़ोन से शूट किया है। लेकिन देखो भी ये क्या हो गया, ये रिच हो गया फ्रेम, फिल्म ज़्यादा महंगी बिकेगी अब आपकी बिकॉज ऑफ दिस। ये देखो ये हीरो है क्या, आई थिंक ये तो कलर करेक्शंस ज़्यादा इसमें है, पर ऐसे n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हमें दिखती हैं इसमें। ग्रेडिंग, ये ठीक है, ओके ठीक है, इसको बोलते हैं हम। अब आप इसकी ज़्यादा नॉलेज खुद ही आप पढ़ लेना। हाँ क्या, कितना, हाँ कितना रॉ, हाँ इतना ही डल होता है, बहुत डल होता है, बहुत इससे ज़्यादा डल होता है। और फिर जब उसको हम लेके जाते हैं ग्रेडिंग में, मतलब एडिटिंग में भी आप देखोगे तो डल लगेगा। अब लोग यार ये एडिटिंग में, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होगा, आपको लगे, एडिटर को बोलोगे आप, अरे यार वो FCP में होता है ना कलर टूल, जरा बढ़ा ना यार कलर, तो आपको देखेगा घूर के, भाई इसको पता ही नहीं है एक्चुअली में कि कलर करेक्शन एक अलग स्टेप है। पोस्ट प्रोडक्शन में कलर करेक्शन DI एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, वो एडिटर का काम नहीं है। और इसमें क्या होता है, हम तो एडिटर ही सब कुछ कर लेता है, साउंड भी कर लेता है, कलर ग्रेडिंग भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कमर्शियल में जाते ही हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग HOD, अलग अलग टेक्नीशियन और अलग से टाइम स्पेस एंड बजट होता है उसका करने का। DI जो है फिर ये एडिटिंग से पहले होगा या बाद में होगा? देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम पोस्ट में आते हैं, वो ये पोस्ट एक्चुअली हम कल करने वाले हैं, तो कल करेंगे, कल मैं इसके बारे में डिटेल, आज ना मैं शूटिंग बताने वाला हूँ। तो ये सब हुआ और ठीक है, तो हम आ जाते हैं शूटिंग पे। तो अब ये सारे असिस्टेंट्स जो हैं ये सारे हमने असाइन कर लिए, डायरेक्टर अपनी टेंशन में है, एसोसिएट डायरेक्टर अपनी टेंशन में, हर आदमी अपने अपने स्ट्रेस और टेंशन में अपने अपने अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब शूटिंग डेट आ गई, फर्स्ट शेड्यूल लेटेस्ट, आज क्या डेट है, आज 10 है, तो फर्स्ट शेड्यूल हमारा हो गया 16 जून से 23 जून तक। तो ये कितने दिन होंगे हमारे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 हो गए, 8 डेज़ का शेड्यूल लग गया, 8 डेज़ का शेड्यूल लग गया। अब 8 डेज़ का शेड्यूल लग गया, तो अब हम पहुंच गए 15 जून को आ गए, 15 जून को आ गए हम। अब 15 जून को हम आए और कल शूट होने वाला है। कल क्या शूट होगा, कहाँ शूट होगा, क्या टाइमिंग है, कौन कितने बजे आएगा, कौन क्या क्या करेगा, किसका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या क्या प्रॉपर्टी लगेगी, क्या क्या कॉस्ट्यूम लगेगा, इतना सारा डेटा तो याद नहीं रहेगा वो। तो हम क्या करते, हम एक
कॉल शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉल शीट। कॉल शीट कभी देखिए आपने कॉल शीट कैसी बनाई जाती है? कुछ आइडिया है? कॉल शीट, कॉल शीट तो हाँ हाँ वो सॉफ्टवेयर तो एक्सेल ही होता है, बट एक्चुअली में वो जो है मतलब फॉर्मेट सेम ही रहता है कि क्या है वो आई मीन थिएटर वाली कॉल शीट का और उसके हाँ। बाद फिल्म मेकिंग की कॉल शीट का। अच्छा कहाँ से घुसेड़ता है यार? हाँ, कॉल शीट की बात चल रही थी सर, तो बस याद आया कि हाँ थिएटर में भी कॉल शीट तो थी, बट अब मुझे ये नहीं पता कि डिफरेंस कुछ ज़्यादा है या नहीं। कौन सी कॉल शीट की बात कर रहा है थिएटर में? सर वो जो थिएटर में कॉल शीट नहीं होती। कभी कभी टिकट परफॉर्मेंसेस जब रहती थी तो उसके लिए बनाते थे वो लोग भी। अच्छा वो ठीक है, उसको हम थिएटर भूल जा, थोड़ा सिनेमा की तरफ आ जा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉल शीट क्या होती है, ठीक है? तो हम लोग ब्रेक के बाद करते हैं। हाँ ठीक, ब्रेक के बाद करते हैं। तो कॉल शीट मैं दिखाऊंगा भी, और फिर उसको क्या शूट किया अगले दिन वो भी हम देखेंगे।